देखिए, हर वर्ग को, हर जो भारत का नागरिक है, वो उम्मीद लगाता है कि नया बजट है, कुछ नए ऐलान होंगे, उनके लिए क्या ऐलान होंगे। तो मिडिल क्लास जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसकी डेफिनेशंस अलग हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें आते हैं। तो उनकी सबसे बड़ी मांगे आप क्या देखते हैं और क्या वो इस बजट में पूरी होंगी? देखिए, एक चीज़ जो बजट के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ, हर बजट डिस्कशन के समय इस तरह की चर्चाएं होती हैं। हर आदमी सरकार से उम्मीद करता है कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन कोई ये बताने का प्रयास नहीं करता कि कौन बजट में कितना कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब कौन सा सेक्टर ऐसा है जो टैक्स बढ़ाना चाहता है और देश की डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा देना चाहता है। जी। ये एक चुनौती है। अब कुल मिला के सरकार के सामने समस्याएं ज़्यादा हैं, देश की आबादी बढ़ रही है, जिम्मेवारियां बढ़ रही हैं, चुनौतियां बढ़ रही हैं, लेकिन संसाधन कैसे बढ़ें ताकि हम वहां तक अपने संसाधनों को इकट्ठा करें और सबकी ज़रूरतें पूरी कर सकें, आज सबसे बड़ी चिंता की बात और चर्चा की बात ये होनी चाहिए। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि बजट में इस बार हमें बहुत संभल के देखना होगा, क्योंकि एक तरफ हम चाह रहे हैं 2047 तक भारत विकसित भारत बने, तो उसकी नींव तो डालनी पड़ेगी। रातों रात तो बनेगा नहीं, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। जी। भारत भी एक दिन में नहीं बनेगा। तो आज से अगर हम काम शुरू करेंगे तो अगले 20 साल हमारे पास हैं इस देश को विकसित भारत के रास्ते में तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए। इसका मतलब ये है कि बजट में किसी भी तरह का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर या जो देश को आगे ना बढ़ाए, सिर्फ पॉपुलिस्ट हो या इलेक्शन एजेंडा से हो, मुझे लगता है इस बार सरकार को वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी चुनाव भी नहीं है और चुनाव जीतने का प्रेशर भी नहीं है। तो इस बार मुझे लगता है कि ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, आउटकम ओरिएंटेड बजट होना चाहिए, ना कि सिर्फ आउटले के हिसाब से। बिल्कुल, आउटकम ओरिएंटेड बजट होना चाहिए। इसीलिए हम व्हाइट बोर्ड पर आज ताकि आप आसानी से समझ सकें कि क्या उम्मीदें हैं और क्या वो उम्मीदें पूरी हो सकती हैं इस बार के बजट से, आपके चिर परिचित स्टाइल में हम इसको जो है करेंगे। लेकिन एक और सवाल मैं आपके सामने रखूँगा, चाहे आप व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहें उसके लिए। देखिए, आपने बोला कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए, पॉपुलिस्ट बजट शायद इस बार ना देखने को मिले क्योंकि चुनाव भी नहीं है। तो कौन से वो सेक्टर हैं जो मौजूदा परिस्थितियों में आप देखते हैं कि सरकार उन पर फोकस कर सकती है इस साल, उन्हें ज़्यादा एलोकेशन मिल सकता है, और किन जो सेक्टर्स हैं उन्हें थोड़ा पीछे रखा जा सकता है आपके विचार में? देखिए, हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातों पे चर्चा करते हैं आज, और ख़ासकर जैसा आपने कहा कि बजट की जब हम बात कर रहे हैं तो बजट का बेसिकली पर्पज़ क्या है। आपका जो पैसा आ रहा है, जो इनपुट पैसा चाहिए जो आपको, और वो कहाँ जाएगा, ये दोनों में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं आज इनकम और एक्सपेंडिचर को लेकर। हमारी इनकम आएगी टैक्सों से, जो भी टैक्स है, चाहे वो आपका इनकम टैक्स हो या कॉर्पोरेट टैक्स हो या आपका एक्साइज या जिसको आप बोल सकते हैं जीएसटी हो या कस्टम ड्यूटीज़ हो। ये है आपके जो इनसाइड है। आउटसाइड में आपका खर्चे की लिस्ट बहुत लंबी है। आपका पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, आपके पास सोशल सेक्टर है, आपके पास वेलफेयर स्कीम्स हैं, फिर सब्सिडीज़ हैं, फिर फूड सिक्योरिटी का इशू है जी, फिर फर्टिलाइज़र है, रेलवेज़ है। अगर आप जाएं तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। अब सवाल इस बात का है कि इस लंबी लिस्ट में अगर हम इसको ध्यान से देखें, इस लंबी लिस्ट को पूरा करने के लिए कौन सा टैक्स आप बढ़ाओगे, और जो आप बढ़ाओगे वहां से बैकलैश भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर तो कहने का मतलब है कि हम सबका फोकस यहाँ रहता है कि मुझे कितना मिलने वाला है। जी ये आएगा कहाँ से, हम समाज में इसकी चर्चा नहीं करते। जी, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल कंपल्शन में क्या होता है, जितने हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम उसको राजनीतिक दृष्टि से वेस्ट भी कर देते हैं। चुनाव आ रहे हैं तो बहुत सारी स्कीमों की ऐसी घोषणाएं हो जाती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, या एक के बाद एक हम घोषणाएं करते हैं, लेकिन जो पुरानी घोषणाएं हुई हैं या जो पुरानी स्कीम हैं जो आज डिफंक्ट हो गई हैं, जिनका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, हम उनको हटाने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि लगता है कहीं ना कहीं ऑपोजिशन ये कहेगा देखो इन्होंने ये स्कीम हटा दी, हमने शुरू करी थी ये हटा दी और इन्होंने नया कुछ नहीं दिया। तो हिंदुस्तान में जब तक हम फिस्कल मैटर्स पे, फाइनेंशियल मैटर्स पे गंभीर चर्चा नहीं करेंगे,
तो पूरा का पूरा जो सो कॉल्ड वेलफेयर स्टेट का डिबेट है वो पॉलिटिकल डिबेट बन के रह जाता है जी। और 75 साल में अगर हम देखें तो जो डेवलपमेंट हिंदुस्तान का होना चाहिए था, जहां आज हम हैं, इससे कई अच्छा हो सकता था अगर हमने अपने संसाधनों को ढंग से इस्तेमाल किया होता। तो इस बार जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्रालय को बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिनको रीलुक करना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण लीजिए मनरेगा का। जी। मनरेगा को लेके अपोजिशन ने क्रिटिसाइज किया कि जी मनरेगा में ये बदल दिया वो बदल दिया। वो टोटल पॉलिटिकल डिबेट है। क्या आज आप मुझे एक चीज़ बता सकते हैं, हिंदुस्तान में पिछले 20 साल से मनरेगा चल रहा है? मैं देश की जनता से भी पूछना चाहूँगा, मेरे को एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम बताइए जो मनरेगा के कारण बना हो, जिसने देश में कंट्रीब्यूट किया हो। हर साल हमने हजारों करोड़ रुपए मनरेगा में डाले, लोगों को रोजगार मिला, चलो वो एक इंपॉर्टेंट चीज थी। बदले में देश को क्या मिला? सिर्फ राजनीति। कहने का मतलब यह है कि जो नया अब है, जब हम बात कर रहे हैं विकसित भारत जी राम जी, अगर आप उसको देखें तो वहां पे अब यह है कि विकसित भारत के लिए जो प्रोग्राम बनेगा उसमें मनरेगा को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जी राम जी की जो स्कीम है कि भाई आप पहले डेवलपमेंट प्लान बनाओ और फिर उसमें जो पैसा चाहिए उसमें जो मनरेगा कंपोनेंट है उसको डाला जाएगा, तो वो स्कीम आएगी। कुछ पैसा सेंटर से जाएगा, कुछ स्टेट से जाएगा और एक राष्ट्रीय निर्माण में कुछ उसका काम आएगा। मुझे ये स्कीम जो चेंज किया है सरकार ने, ये लॉजिकल लगता है। ऐसा हर जगह करना होगा, हर जगह करना होगा। जो चीज़ें पॉलिटिकली शुरू की गई थी उनको अब रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना।